तो जो थंबनेल जो देख रहे हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं उद्योग। उद्योग की जब बात करते हैं तो उद्योग पढ़ने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति आ रही है। उस औद्योगिक क्रांति से पूरे विश्व में सारे जो देश हैं, उन देशों में उद्योग इंडस्ट्री का निर्माण हो रहा है। तो जो पढ़ना है, हमको उद्योग पढ़ना है, और उस उद्योग पढ़ने के लिए उद्योग का निर्माण जरूरी है। अब जो पढ़ेंगे वह निर्माण उद्योग पढ़ेंगे। ठीक है। अगर हम उद्योग पढ़ना ही है, देश में उद्योग का निर्माण करना ही है, सोच के देखो कि ऐसा उद्योग जो उद्योग बना लिए, उसको निर्माण कर लिए, उसमें बार बार जो फैक्ट्री बनी हुई है, उस फैक्ट्री में सामान की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, तो वह उद्योग वहीं पर समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है कि उद्योग का निर्माण हुआ है तो वहां पे प्रत्येक महीने प्रत्येक वर्ष सामान का कहने का आया निर्यात होनी चाहिए, सामान बननी चाहिए, बार बार बननी चाहिए। इसका मतलब है कि जो अब जो हम लोग पढ़ेंगे, बार बार निर्माण की बात बोल रहे हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे विनिर्माण उद्योग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो ये जो थंबनेल जो लगा हुआ है, टाइटल जो देख रहे हैं, विनिर्माण उद्योग की जब चर्चा करते हैं, विनिर्माण उद्योग, तो इसमें जो उद्योग है, ऐसी उद्योग जो निर्माण हो, बार बार हो, उसको हम लोग जाने किसके नाम से? विनिर्माण उद्योग के नाम से। किसके नाम से? तो ये जो टॉपिक है, आज की हमारी पहली क्लास है। जितने भी सारे एग्जाम हो रहे हैं, इन एग्जामों से संबंधित है, एनसीईआरटी पर आधारित है। रिकॉर्डेड हो रहा है क्या वहां पर ऊपर? टाइम चल रहा है? ठीक है। तो जो देख रहे हैं, अर्थात पास पहुंच रहे हैं, जरूरत है जितनी भी क्लास है, एनसीईआरटी 10वीं की हो या 12वीं की हो, उन सारे एग्जाम के लिए जरूरत है पास पहुंच रहे कौन सा? विनिर्माण उद्योग। आज हमारी पहली क्लास है विनिर्माण उद्योग से। आते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की चर्चा करते हैं। समझ में आ गया होगा, यही इंडस्ट्री होनी चाहिए, उसमें निर्माण होनी चाहिए, और हमेशा निर्माण होती रहनी चाहिए, जिसको हम लोग जान रहे हैं किसके नाम से? विनिर्माण के नाम से। ठीक है। विनिर्माण उद्योग के नाम से। अब इनकी परिभाषा थोड़ी समझते हैं कि देख रहे हैं कि विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं। विनिर्माण उद्योग के पास पहुंच रहे हैं, जैसे कच्चे मालों से जीवन उपयोगी वस्तु बनानी ही कहलाती, क्या कहलाती है? विनिर्माण कहलाती है। कच्ची वस्तु के पास पहुंच रहे हैं, कहने का मतलब है ऐसा इंडस्ट्रीज होनी चाहिए जहां पर कच्चे सामानों को वह मैन्युफैक्चरिंग किया जाए, उससे जरूरियात जो मनुष्य के जीवन यापन के लिए जरूरी वस्तु बनाई जाए, उसको हम लोग जानते हैं किसके नाम से? विनिर्माण उद्योग के नाम से। जैसे पास पहुंच रहे हैं, कपास की खेती करते हैं हम लोग। ठीक है। इन कपास की खेती करने से स्वाभाविक सा बात है, कपास जो निकलते हैं उसको ढेर लगाते हैं। कच्चे माल पास पहुंच रहे, कपास का ढेर लगाए, और इसी कपास से ऊनी कपड़े या सूती वस्त्र का हम लोग क्या करते हैं? फैक्ट्री में निर्माण करते रहते हैं, और बार बार निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं विनिर्माण के नाम से। क्या विनिर्माण उद्योग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसकी परिभाषा समझने में किसी को दिक्कत है? विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं? तो मनुष्य के जीवन यापन के लिए कच्चे मालों को उद्योग इंडस्ट्री में ले जाकर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, नई वस्तु बनाते हैं, और जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? विनिर्माण उद्योग कहते हैं। जैसे कपास से हम लोग वस्त्र का निर्माण करते हैं, जैसे ईख से बात आते हैं, तो ईख से हम लोग क्या करते हैं? काटते हैं, धोते हैं, कच्चे माल है, और इससे हम लोग क्या करते हैं? चीनी का निर्माण करते हैं। उद्योग में ले जाकर क्या चीज का निर्माण करते हैं? चीनी का निर्माण करते हैं। उसको हम लोग जानते हैं किसके नाम से? विनिर्माण उद्योग के नाम से। क्या विनिर्माण समझने में दिक्कत है? चलो, विनिर्माण के पास पहुंच रहे हैं। जैसे कपास से कपड़े तैयार करना, गन्ने से चीनी बनाना, लौह अयस्क से लोहा बनाना, बॉक्साइड से एल्युमिनियम बनाना, इत्यादि जो सामान जो देख रहे हैं, अर्थात मनुष्य के जीवन यापन के लिए कच्चे वस्तुओं से एक मनुष्य उपयोगी जो हम लोग वस्तु बनाते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं विनिर्माण के नाम से। किसके नाम से? विनिर्माण के नाम से। समझना है, किसी भी देश की प्रगति वहां के औद्योगिक विकास पर निर्भर करती है। कहने का मतलब है जिस देश में जितनी उद्योग होगी,
जितना कहने का मतलब है कि निर्यात होगी वह देश उतना ही क्या होगा, विकसित होगा। जैसे हम लोग अमेरिका की चर्चा करते हैं, अमेरिका में बहुत सारे उद्योग लगे हुए हैं, इंडस्ट्रीज है, और अमेरिका एक प्रकार का जो देख रहे हैं विकसित क्या है, राष्ट्र है। ठीक है, आज जो माइक्रोसॉफ्ट से जो देख रहे हैं, कंपनियां से जो देख रहे हैं, वो सारे के सारे जो आज कंप्यूटर जो देख रहे हैं, चल रहा है, टाइमिंग चल रहा है, तो विनिर्माण उद्योग के पास पहुंचे। जैसे अमेरिका देश की बात करते हैं तो बड़े बड़े उद्योग वहां लग रहे हैं, तो देश भी विकसित करेगा, कौन करेगा, अमेरिका करेगा। ऐसे ही पास पहुंच रहे हैं, जापान की चर्चा करते हैं। आज जो हुंडा गाड़ी तुम लोग देखते हो, हुंडा के जितनी भी है, सुजुकी गाड़ी तुम लोग देखते होगे, ठीक है ना, देखते होगे तो नाम तो जरूर सुने होगे, ठीक है, हाँ, सुजुकी मारुति, ये गाड़ियों की बात करते हैं, ये कंपनियां के पास पहुंच रही है। ये जापान की कंपनी, कौन सी कंपनी है, जापान। और जापान में ये हुंडा कंपनी नहीं है, सुजुकी ने, बहुत सारे, छोटा सा तुम्हारा द्वीपीय देश तुमको दिखाई दे रहा है जापान, इस पर बड़े बड़े उद्योग लगे हुए हैं। और जापान भी एक प्रकार के कैसे है, विकसित राष्ट्र है। समझ में आ रहा है। साथ साथ पास में इतना ही नहीं, अगर देखा जाए सबसे ज्यादा उद्योग और नकलची उद्योग जो निर्माण करते हैं, हर चीज का नकल है, और सबसे ज्यादा पास पहुंच रहे पाट पुर्जे बनाने में, कम दाम में ज्यादा काम करने वाले चाइना है। चाइना में भी पास पहुंच रहे हैं, उद्योग की संख्या क्या है, बहुत ही अधिक है। हम कह रहे थे यहाँ पर थे कि जिस देश में वह पास पहुंच रहे औद्योगिक की विकास अधिक होगी, इसका मतलब है कि वह देश उतना ही क्या होगा, विकसित होगा। इसलिए जो देश जितना अधिक आयात करते हैं, आयात किए गए माल का अधिकतम उपयोग करके विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करता है, वह देश कहलाता, क्या कहलाता है, विकसित देश करता, क्या कहलाता है, विकसित एवं संपन्न देश कहलाता है। समझ में आ रहा है। तो हर एक राष्ट्र के लिए जरूरी है क्या होनी चाहिए, उद्योग होनी चाहिए। जब तुम्हारे पास उद्योग अधिक होगा तो स्वाभाविक सा बात है, कच्चे माल जितने तुम्हारे राष्ट्र में रहेंगे उसका उपयोग करोगे, नहीं कमी पड़ेगा। इसका मतलब है कि कच्चे माल दूसरे राष्ट्र से भी मंगाओगे। जैसे जापान के पास पहुंच रहे हैं, जापान में बड़े बड़े स्टील कंपनियां हैं, वह कच्चे लौह अयस्क लाने के लिए वह पास पहुंच रहे हैं, भारत की सहारा लेता है। और भारत के पास पहुंच रहे हैं, वो पास पहुंच रहे हैं गोवा से, फिर पास पहुंच रहे हैं तमिलनाडु से, वो आया पास पहुंच रहे, जाते कहाँ की तरफ, जापान की तरफ। ठीक है, तो देश के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है, उद्योग जरूरी है। ठीक है, और ऐसे उद्योग जिसके पास अधिक रहेगा वह देश क्या कहलाएगा, विकसित देश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विकसित देश। वही पास पहुंच रहे हैं, ये नकलची चाइना की चर्चा करते हैं। चाइना है जो काफी मात्रा में, वहां भी इंडस्ट्रीज की संख्या बहुत ज्यादा है। बात आती है अपने पास भारत, तो भारत विकसित राष्ट्र नहीं है, भारत विकासशील राष्ट्र है। ठीक है, विकासशील के पास पहुंच रहे हैं, इसके पास संसाधन है परंतु उद्योग की क्या है, अभाव है। ठीक है, आते हैं, यद्यपि भारत एक विकासशील देश है परंतु यहाँ उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों के आधार पर विकसित देश बनने की पूर्ण क्या है, संभावनाएं हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि इन नेताओं से अगर बच जाएगा संसाधन, तो स्वाभाविक सा बात है किसी दिन भारत भी किधर की तरफ अग्रणी रहेगा, विकसित राष्ट्र की तरफ अग्रणी रहेगा, क्योंकि कच्चे माल वह क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं। अरे वो खाते हैं, उसको पचा जाते हैं, पैसे खाते हैं। आते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में जब से औद्योगिक विकास प्रारंभ हुई है, तभी से देश एक आत्मनिर्भर की तरफ क्या हो रही है, वृद्धि की है, बढ़ी है। कब, किसके लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए। तो वो आत्मनिर्भर भारत कैसी है व्यवस्था, नहीं है व्यवस्था, इन सारी चीजों के तुम लोग भी जान रहे हो। चाइना की बात करते हैं तो चाइना में एक छोटा सा अगर घड़ी की बच्चों की आवश्यकता पड़ती है, वह बच्चे घड़ी खरीदने दुकान नहीं जाते हैं, वह बच्चे पाठ पुर्जा लियाकर वह घड़ी खुद से निर्माण कर लेता है। ये चाइना की खासियत है। बच्चे को खिलौना खेलने की खेलता है तो यहाँ पर मेला में खिलौना खरीदने जाता है बच्चे लोग, बच्चे के भी सियान सियान भी खिलौना खरीदने चल जाता है, उड़ाने वाला खरीदने चल जाता है, नहीं होता है रिमोट कंट्रोल। ठीक है, वो भारत में खरीदने जाता है, चाइना के बच्चे वहां पर क्या कराते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो वो पास पहुंच रहे हैं, तो वो इसीलिए तो वो पास पहुंच रहे, कैसे हैं, विकसित में है, और हम लोग कैसे हैं, विकासशील।
अगर आता भी रहेगा फिर भी हम लोग बनाने का प्रयास नहीं करते हैं, नहीं करेंगे तो कैसे बनेंगे आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, ये किताबी भाषा है, इस पर थोड़ी सी ध्यान रखना है। कितना कोई है जो अभी आत्मनिर्भर, कोई जो अपने हाथ से अपने सब चीज बना देता है? आज पूछ रहे हैं, है कोई चीज बना लेता है? तुम लोग से अपना सा कलम बनेगा? कलम जिसको लिखते हैं, कलम नहीं बना पाते हो तुम लोग। कॉपी पर अगर सही से बैठा दिया जाए, अगर 50 बच्चे को एक तरफ बैठाया जाए, उसको कहा जाए कि तुम अपने किताब पर, कॉपी पर तुम जिल्द लगाओ, कवर लगाओ, मुश्किल से उम्मीद करते हैं 10 ही बच्चे होंगे जो अपने कॉपी किताब पर जिल्द लगा सकते हैं, कवर लगा सकते हैं? पर उसमें भी 40 ऐसे बच्चे रहेंगे जो इससे दूर पड़े रहेंगे। तो ये है आत्मनिर्भर भारत की कहानी ना। क्या फिर भी पढ़ना है, किताबी ज्ञान है, लेना है। चलते हैं भारत की बात करते हैं। तो भारत में भी खनिज अयस्क बहुत सारे हैं, बहुत ही खनिज अयस्क हैं, फिर भी उद्योग की अभाव है और खनिज की भी अभाव है। जैसे अगर खनिजों की देखते हैं तो वो खनिज मिलता है कहाँ पर? बालाघाट में, छोटा नागपुर के पठार में खनिज से भरा पड़ा धनी है। फिर पास पहुंच रहे बैलाडीला भी खनिज अयस्क के क्षेत्र है, पास पहुंच रहे बेलाड़ी भी खनिज अयस्क के क्षेत्र है, और चिकमंगलुरु भी क्या है? खनिज अयस्क के क्षेत्र है। और लौह अयस्क के क्षेत्र के पास पहुंच रहे हैं तो पश्चिमी तट की चर्चा करते हैं। ये पश्चिमी तट, ये गोवा से लेकर के मध्य प्रदेश तक, ये वाली एरिया दिखाई दे रहा है, गोवा से लेकर के मध्य प्रदेश की एरिया जो खनिज अयस्क, लौह अयस्क के लिए धनी क्षेत्र कहे जाते हैं, गोवा से मध्य प्रदेश तक। समझ में आ रहा है? समझ में रखना है कि ये सारी चीज की चर्चा करते हैं, यह प्रमुख लौह अयस्क या खनिज उत्पादन से, अयस्क से संबंधित है। आते हैं, हम लोगों ने इंडस्ट्री समझा कि जिस राष्ट्र में जितनी अधिक उद्योग होगी वह राष्ट्र उतना ही विकसित होगा। भारत भी क्या विकसित है? तो भारत विकसित नहीं है, विकासशील है, आत्मनिर्भर बनने की आवश्यक है। और बात आते हैं, जब किसी भी राष्ट्र में उद्योग लगेगी तो उद्योग लगा दिए तो उसके लिए क्या क्या चीज घटक की आवश्यकता होगी, क्या क्या चीज जरूरत होगी, वो समझते हैं। सीधा उद्योग नहीं लगा सकते हैं। उद्योग जो देख रहे हैं खर्चीले, महंगे हैं। अर्थात एक उद्योग लगाने के लिए पहले तुम्हारे पास कच्चे माल होनी चाहिए, ठीक है, साथ साथ पास पहुंच रहे खनिज अयस्क होनी चाहिए। चलो खनिज अयस्क और कच्चे माल की आवश्यक पूरी हो गई है, ठीक है। जैसे कैसे ऊख लेते हैं, ईख लेते हैं, तो ईख को तुमको तो पहले खेती करना पड़ जाएगा, ईख को उगाना पड़ जाएगा, जिसको हम लोग जानेंगे कच्चे माल खनिज के नाम से। अब ले जाते हैं तो स्वाभाविक सा बात है, अब उद्योग में ले जाएंगे तो उद्योग ले जाने के लिए उद्योग जो चलेगी, मशीनें जो चलेगी, उसकी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और भारत में विशेषकर ऊर्जा के लिए हम लोग काले वाले कोलतार जो देख रहे हैं, अर्थात कोयले का सर्वाधिक हम लोग क्या करते हैं? ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब पास पहुंच रहे उद्योग जो देख रहे हैं, अर्थात उद्योग में जो गर्म मशीनें जो चलती रहती है उसको ठंडक पहुंचाने के लिए हम लोग कूलेंट का भी उपयोग करेंगे। तो इसका मतलब है कि उद्योग के लिए जरूरत पड़ेगी, क्या पड़ेगी? जल की आवश्यक होगी, ठीक है। और साथ साथ पास पहुंच रहे हैं कि उन जलों का अवशेष, उस उद्योग का अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलने के लिए नदी की भी आवश्यकता होगी। सारा का सारा जो देख रहे हैं कि उद्योग के लिए जरूरत होगी क्या चीज का? जल का, ठीक है। अब उद्योग जब खोलते हैं तो उद्योग को चलाने के लिए, औद्योगिक कार्य करने के लिए मजदूर की आवश्यकता होगी, लेबर की आवश्यकता होगी। तो स्वाभाविक सा बात है, जरूरत पड़ती, चौथे नंबर में क्या जरूरत पड़ेगी? श्रम की आवश्यकता होगी। अगर इतनी चीज कर ही लेते हैं, ठीक है, उद्योग में हम लोग बना भी लेते हैं, तो इन सारे चीज की आपूर्ति के लिए हमारे पास पूंजी भी चाहिए, है? मन में ये भी बात आएगा, कोई बात नहीं है, सरकार जो 10 लाखिया देती है ना, 10 लाख लेकर के हम उद्योग बना भी सकते हैं। वो ऐसी उद्योग नहीं चाहिए, कर्जे वाले उद्योग नहीं चाहिए, ऐसी तुम्हारे पास पूंजी चाहिए जो कैसी हो? सुलभ हो, अर्थात सुलभता हो, तुम्हारी अपनी विशेषकर संपत्ति हो, 70% तुम्हारी पूंजी हो। तो ऐसे हम लोग निर्माण कर सकते हैं, क्या चीज का? उद्योग का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो पूंजी की भी आवश्यकता होती है। साथ साथ पास पहुंच रहे हैं, अगर उद्योग बनाना चाहते हैं तो हमको क्या चाहिए? जलवायु भी
चाहिए, जलवायु मौसम भी चाहिए। अब बारिश में हम लोग मान के चलो कि बारिश में अगर उद्योग चालू करेंगे तो मजदूर को आने में, परिवहन करने में कितनी मुश्किल होगा, समझ में आ रहा है। तो जलवायु भी निर्भर करता है, जलवायु अच्छी होनी चाहिए, वो क्या बनाने के लिए, उद्योग बनाने। इतना ही नहीं, अगर उद्योग में विनिर्माण हो जाते हैं, वस्तु निर्माण हो जाते हैं, तो बाजार जाने के लिए, मार्केट में बिकने के लिए स्वाभाविक सा बात है, चाहिए क्या चाहिए, परिवहन चाहिए। हम उद्योग बना ही लेते हैं, वस्तुओं को विनिर्माण कर लेते हैं, तो ट्रांसपोर्ट तो आवश्यकता पड़ेगी। तो देखना, उन ट्रांसपोर्टों को हम लोग ऑटो से, ठेला से और साइकिल से तो ले नहीं जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम लोग बड़े बड़े वाहनों का प्रयोग करते हैं, पास पहुंच रहे, देखना ऐसे बड़े बड़े ट्रकों का प्रयोग करते हैं। वो पास पहुंच रहे उद्योग, कच्चे माल हो तब, या पास विनिर्माण वस्तु हो तब वो बाजार मार्केट जाते रहता है। इससे भी नहीं होता है तो हम लोग मालगाड़ी का भी उपयोग करते रहते हैं, नहीं होता है। तो परिवहन की भी क्या होती है, अहम भूमिका होती है उद्योग में, ठीक है। अब आते हैं, अब जब परिवहन, जो मालगाड़ी हो गया, वो ट्रक हो गया, जो भी वस्तु जो विनिर्माण हुआ है, ट्रांसपोर्ट से लेकर जाते हैं, तो बाजार भी चाहिए बिकने के लिए। तो जरूरत होती क्या चीज का, बाजार का। अगर बाजार भी मिल जाती है तो तुमको चाहिए शासकीय नीति भी चाहिए, अर्थात होल मार्का, ठीक है। तुम्हारी कुरकुरे कितने में बिकाएगी तो उसका भी रेट होता है 5 रुपया। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी कुरकुरे अधिक दाम हो जाए, खूब बिका जाए, खूब मार्केट पकड़ लिया है तो तुम्हारी कुरकुरे के दाम 10 रुपये नहीं हो जाएगी। हर चीज का होल मार्का होता है, अपना हर वस्तु का एक क्या है, कीमत है ना। वह शासकीय क्या होनी चाहिए, नीति होनी चाहिए। इतनी आवश्यकता पड़ती है, जिसको कंपनी अगर खोल रहे तो लाइसेंस होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं शासकीय नीति। इतनी 9 अगर हम लोग नियमों को पालन करेंगे तो हम लोग स्वाभाविक सा बात है बना सकेंगे, क्या बना सकेंगे, उद्योग बना सकेंगे। समझ में आ रहा है। तो उद्योग एक बनाने के लिए क्या क्या चीज आवश्यक होती है, उन घटकों को हम लोगों ने पढ़ा है। चलो अब हम पास पहुंच रहे हैं विनिर्माण उद्योग, अर्थात इंडस्ट्रीज को हम लोग क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। ऐसा इंडस्ट्रीज जो मैन्युफैक्चरिंग होता हो। मैन्युफैक्चरिंग कहने का मतलब है, अर्थात क्या होता हो, विनिर्माण होता हो, अर्थात उस कंपनी में बनता हो, एक बार नहीं बार बार बनता हो, जिसको हम लोग बोल रहे हैं विनिर्माण। बढ़िया गए। अब हम लोग इनके वर्गीकरण करते हैं। पहला आते हैं, पृथक्करण कर रहे हैं, वह वर्गीकरण कर रहे हैं, सूक्ष्म उद्योग की चर्चा करते हैं, ठीक है। ऐसा सूक्ष्म उद्योग जिसमें तुम्हारी जो पूंजी लगेगी, ठीक है, तुम्हारी अमाउंट, कैपिटल जो खर्चा होने वाली है उद्योग के लिए, वह पास पहुंच रहे 25 लाख रुपए तक। कितनी होगी, 25 लाख। कितने रुपए, 25 लाख। अगर बात करते हो तुम्हारी सरकार से, अगर चाहते हो कि लोन लेना, तो वह तुमको 10 लाख रुपए तक क्या मिल सकती है, लोन भी मिल सकती है। सेवा उद्यम के पास पहुंच रहे हैं, वह कितनी, 10 लाख। ऐसे उद्योग को हम लोग जाने किसके नाम से, सूक्ष्म उद्योग के नाम से, ठीक है। अगला आते हैं जिसको हम लोग जानते हैं लघु उद्योग के नाम से। किसके नाम से, लघु उद्योग के पास पहुंच रहे हैं। इसमें जो पूंजी चाहिए 25 लाख से अधिक चाहिए और 5 करोड़ से नीचे चाहिए, ठीक है। ऐसे उद्योग को हम लोग जानेंगे लघु उद्योग के नाम से, ठीक है। और इनमें तुमको जो राहत मिलने वाली है 10 लाख से अधिक और पास पहुंच रहे 2 करोड़ के बीच में, तुमको क्या हो जाएगी, वो सेवा उद्यम प्राप्त होगी। अगर कहीं से तुमको सब्सिडी लेनी होगी तो उतना ही मिलेगा। कभी ख्वाब नहीं देखना है कि 5 करोड़ का 5 करोड़ मिल जाएगा, 3 करोड़ तुमको खुद लगाना पड़ेगा, ना हो जाएगा। ऐसे उद्योग को हम लोग जानेंगे लघु उद्योग के नाम से, ठीक है। अगला जो तीसरी नंबर के जो देख रहे हैं, उद्योग का वर्गीकरण जो है मनी अमाउंट के आधार पर आते हैं, मझले उद्योग, ठीक है। मझले उद्योग के पास पहुंच रहे हैं तो उसमें 5 करोड़ रुपए से अधिक चाहिए, नीचे चाहिए पास पहुंच रहे हैं 10 लाख करोड़ कर देना है, करने का मतलब 10 करोड़ कर देना, ठीक है। 10 करोड़ रुपए तक चाहिए, अर्थात पास, इसमें जो तुम्हारी सब्सिडी जो मिलेगी 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में तुम्हारी क्या मिल जाएगी, सब्सिडी मिल जाएगी। ये है सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मझले उद्योग, ठीक है। कुटीर उद्योग हम लोग पहले से जान रहे हैं कि यह सूक्ष्म उद्योग लघु उद्योग के बीच की जो रास्ता अपनाते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं कुटीर उद्योग। आगे बढ़े। इतना ही नहीं, अगर हम लोग उद्योग का वर्गीकरण करते हैं तो पहले हम लोग क्या करते हैं, उद्योग को 5 भागों में बांट रहे हैं। कितने भागों में, 5 भागों में। पहला आता है स्वामी तत्व के आधार पर, मालिकाना के आधार पर, ठीक है।
दूसरा है उपयोगिता के आधार पर। मालिकाना आधार पर आते हैं, स्वामित्व के आधार पर आते हैं, तो हम लोग 4 भागों में बांट के रखा है उद्योग को। ठीक है, पहला बांट के रखा है निजी उद्योग। तुम अपना पैसा से अगर उद्योग खोलते हो, ठीक है, वो पास में आटा की अगर उद्योग खोलते हो, आटा चक्की खोलते हो, वो हो जाएगा कैसा, निजी उद्योग। सरकार की रास्ता अपनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सरकारी उद्योग। अपना सरकार दोनों मिलता है जिसको हम लोग जानते हैं सहकारी उद्योग। समाज भी मिल जाता है जिसको हम लोग जानते हैं मिश्रित उद्योग। किसके नाम से, मिश्रित उद्योग। ये है स्वामी तत्व के आधार पर। ठीक है, दूसरा उद्योग के प्रकार देखते हैं उपयोगिता के आधार पर। तो पहला बांट के रखे आधारभूत उद्योग और दूसरा बांट के रख रहे हैं जिसको बोलते हैं उपभोक्ता उपयोग। ठीक है, आधारभूत के पास पहुंच रहे हैं कि जो सीजनली चलेगा। ठीक है, उपभोक्ता के पास पहुंच रहे हैं जो उपयोग दिनचर्या हमेशा उपयोग होता हो। ठीक है, उसको बोलते हैं उपभोक्ता उद्योग। आकार के आधार पर आते हैं तो इसको हम लोग बांट के रखे हैं 4 भागों में। पहला आता है बृहत उद्योग, जिसमें हम लोग सूक्ष्म उद्योग पढ़ चुके हैं जिसको ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग जानते हैं। दूसरा है लघु उद्योग भी पढ़े हैं, मझिला उद्योग, मध्यम उद्योग भी कहते हैं। और इसको जो देख रहे हैं ये सब बड़े बड़े क्या हो जाएंगे, उद्योग हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, ये पास पहुंच रहे हैं आकार के आधार पर उद्योग है। ठीक है, अगला आते हैं माल के प्रकृति के आधार पर आते हैं तो भारी उद्योग है। दूसरा देख रहे कौन सा, हल्के उद्योग है। भारी उद्योग के पास पहुंच रहे जैसे लौह इस्पात उद्योग भारी उद्योग हो जाएगा। कपड़े वस्त्र का उद्योग के पास पहुंच रहे वो कैसे हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। चीनी उद्योग के पास पहुंच रहे हल्के उद्योग हो जाएंगे। ठीक है, अगले आते हैं कच्चे माल के आधार पर आते हैं। तो कच्चे माल के आधार पर हम लोग दो भागों में बांट के रखे हैं। एक पास पहुंचे कृषि उत्पादन पर आधारित उद्योग। किस पर, कच्चे माल के आधार पर, कृषि उत्पादन के आधार पर। जैसे चीनी उद्योग पास पहुंच रहे हैं, जूट उद्योग, फिर पास पहुंच रहे हैं कपास उद्योग। ये सब के सब चले जाएं किसमें, कृषि उद्योग में। जैसे पास पहुंच रहे कॉफी उद्योग, चाय उद्योग, ये सारे के सारे उद्योग चल जाएं किसमें, कृषि उद्योग में चले जाएंगे। और पास पहुंच रहे खनिजों पर आधारित उद्योग, क्या बोलते हैं, खनिजों पर आधारित उद्योग। खनिज के पास पहुंचे जैसे लौह अयस्क से लोहा, बॉक्साइड अयस्क से एल्युमिनियम, ये चले जाएंगे किसमें, वह खनिजों पर आधारित उद्योग। क्या उद्योग का वर्गीकरण समझने में दिक्कत है? चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इन 5 पार्ट में पहला पार्ट प्रारंभ करते हैं कच्चे माल के आधार पर उद्योग अर्थात कृषि उत्पादनों पर आधारित उद्योग का। अर्थात चल रहे हैं किस पर, कच्चे माल के आधार पर। कच्चे माल के आधार पर आते हैं तो इसको 2 भाग में बांट के रखे हैं। पहला आते हैं कृषि उत्पादन पर आधारित उद्योग, दूसरा आते हैं खनिज पर आधारित उद्योग। ठीक है, यहां पर अब आते हैं कृषि पर आधारित उद्योग। तुमको पहले से पता है कृषि से निर्मित जितने भी उत्पादन होते होंगे वो जो उद्योग के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग करते होंगे उसको हम लोग जानेंगे कृषि उत्पादन पर आधारित उद्योग। हम लोग जानते हैं जो उद्योग अपना कच्चा माल वनस्पति और जीव जंतुओं के अर्थात कृषि के उत्पादन से प्राप्त होती है उसको हम लोग जानते हैं कृषि आधारित उद्योग। जैसे सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, चर्म उद्योग, डेयरी उद्योग, ये सारे के सारे जो देख रहे हैं वो सब उद्योग हो जाएंगे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, कृषि आधारित उद्योग। ये सारे जो देख रहे हैं गेहूं, चावल, ये गन्ने पास पहुंच रहे कॉटन, ये सारे के सारे जो उद्योग है वह किसका एग्जाम्पल है, कृषि पर आधारित उद्योग का। अब बात आते हैं खनिजों पर आधारित उद्योग। ठीक है, क्या यहां तक समझ में किसको दिक्कत है? चलो तो हम लोग जो कृषि पर आधारित जो उद्योग पढ़े हैं और दूसरा जो देख रहे हैं किसके, खनिज पर आधारित उद्योग। खनिज पर आते हैं, इनमें हम लोग पढ़ेंगे लोहा और लौह इस्पात उद्योग पढ़ेंगे, खनिज पर आधारित उद्योग। दूसरा जो पढ़ेंगे कॉपर स्मेल्टिंग उद्योग के आधार पर अर्थात कॉपर उद्योग पढ़ेंगे। तीसरा जो पढ़ेंगे एल्युमिनियम उद्योग पढ़ेंगे। चौथे नंबर पढ़ेंगे सीसा रहित जास्ता प्रगलन उद्योग पढ़ेंगे। और 5वें नंबर पढ़ेंगे कौन सा, सीमेंट उद्योग। इन सारे उद्योगों को जब पढ़ेंगे तो यह हो जाएगा किसका भाग है, खनिज पर आधारित उद्योग है।
तो पहला क्या करते हैं, लौह इस्पात उद्योग पढ़ते हैं, ठीक है। खनिज उद्योग पर आधारित आते हैं तो लौह इस्पात उद्योग, जो उद्योग अपना कच्चा माल खनिज अयस्क के रूप में रहता और के रूप में रहता है, प्राप्त किया जाता है, उसको हम लोग जानते हैं खनिज अयस्क के नाम से, खनिज पर आधारित उद्योग के नाम से। जैसे लौह इस्पात उद्योग, पहला हम लोग पढ़ेंगे इसका लौह इस्पात उद्योग। हम पास पहुंच रहे हैं, लौह इस्पात उद्योग ही कह रहे हैं, तो पहला आते हैं स्टेनलेस स्टील का। क्या बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील। ये तुम्हारे घर में जो अच्छे चिकने से जो बर्तन दिखाई दे रहा होगा, ये सारे के सारे बर्तन है वो किसका है, लोहा से निर्मित, ठीक है। स्टेनलेस क्या है, स्टील है, ठीक है। इस पर जंग उंग नहीं लगता है, इसको पानी हवा इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील है, वह मिश्र धातु है। कैसे है, मिश्र धातु। ये जो बने हुए हैं, ठीक है, ये जो बने हुए किससे, क्रोमियम एवं निकेल से। निकेल कहा जाए अर्थात लोहा और क्रोमियम भी कह सकते हैं। समझ में आ रहा है। जो स्टेनलेस स्टील जो देख रहे हैं वह मिश्रित है, बने हुए किससे, क्रोमियम एवं निकेल से। तो ध्यान में रखना है, स्टेनलेस जो धब्बा रहित स्टील जो देख रहे हैं, स्टेनलेस स्टील बनने में समानतः क्रोमियम एवं निकेल का प्रयोग से बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। साथ साथ पास पहुंच रहे हैं, इन दोनों को ही लौह धातु के साथ मिलाकर कुछ मात्रा में कार्बन डालकर स्टेनलेस स्टील को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। या तो क्रोमियम और लोहा से भी बना सकते हैं स्टेनलेस स्टील, या पास पहुंचे क्रोमियम निकेल से भी बना सकते हैं स्टेनलेस स्टील, पर उसमें मात्रा होगी किसकी होगी, लौह की मात्रा होगी। किसकी मात्रा होगी, लौह की। क्या यहां तक स्टेनलेस स्टील समझने में किसको दिक्कत है। अब हम लोग पहुंच रहे हैं लौह इस्पात उद्योग की तरफ बढ़ते हैं। अर्थात अगर विश्व की बात किया जाए तो विश्व में भारत की बात किया जाए तो वर्तमान में भारत विश्व का चौथा इस्पात उत्पादन में देश है। वह कैवा स्थान है, भारत का चौथा स्थान है। क्या बनाने में, लौह इस्पात उद्योग बनाने में वो कैवा स्थान है, चौथा। आते हैं स्वतंत्रता से पूर्व लौह इस्पात कारखाने। हम लोग जानेंगे कि स्वतंत्र देश की आजादी से पहले 1947 से पहले देश में कितनी लौह इस्पात उद्योग था, सबसे पहले कौन था, कौन सा मर्ज हुआ है, किनका नाम परिवर्तन हुआ है, इन सारे चीजों को पढ़ेंगे देश की स्वतंत्रता से पहले, ठीक है। तो देश से स्वतंत्रता से पहले हम लोग पहुंच रहे हैं, सबसे पहला अगर लौह इस्पात उद्योग की चर्चा करते हैं 1874 में पश्चिम बंगाल में खोली गई। कहां खोली गई, कब खोली गई, 1874 में। कहां पे, और जिसका नाम था कुल्टी। क्या बोलते हैं, कुल्टी। क्या बोलते हैं, कुल्टी। तो पहली बार देश की आजादी से पहले जो उद्योग है लौह इस्पात उद्योग, कुल्टी में है। समय था कब, 1874, पश्चिम बंगाल में। दूसरे उद्योग के पास पहुंच रहे हैं 1907 में। कब बोल रहे हैं, और यह जो क्षेत्र है वह राज्य है झारखंड राज्य। कौन सी राज्य है, और वह पास पहुंच रहे जो नाम है साक्ची। क्या नाम है, तो दूसरे नंबर का लौह इस्पात उद्योग के पास पहुंच रहे हैं जो आजादी से पहले, वह साक्ची है। समय था 1907 और जगह है कहां पर, झारखंड में। तीसरे स्थान के पास पहुंच रहे हैं 1908 में पश्चिम बंगाल में। कहां पास पहुंच रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल में देश की आजादी से पहले दूसरा उद्योग लौह इस्पात उद्योग खोली जा रही है जिसका नाम है हीरापुर। कौन सी पुर है, समय था कब, 1908 में। कहां पर, पश्चिम बंगाल। अब हम लोग बढ़ रहे हैं कर्नाटक की तरफ, ठीक है। कर्नाटक में समय था 1923। क्या बोलते हैं, और वह जिसको हम लोग जानते हैं भद्रावती के नाम, किसके नाम से, क्या बोल रहे हैं, भद्रावती। अगला 5वें नंबर की देश की आजादी से पहले उद्योग पास पहुंच रहे हैं, वह पश्चिम बंगाल में तीसरे नंबर का। क्या नंबर का, और वह 1937 में जिसका नाम था बर्नपुर। क्या बोलते हैं, ये तुमको जो उद्योग 5 उद्योग जो दिखाए हैं देश की आजादी से पहले निर्मित लौह इस्पात उद्योग के पहला जो देख रहे कौन सा, कुल्टी। यहाँ तो कोई दिक्कत है, देश की आजादी से पहले की बात करते हैं। और पश्चिम बंगाल में कितनी, 3। पहला आते हैं कौन सा, कुल्टी, दूसरा हीरापुर, तीसरा बर्नपुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत की बात किया जाए तो भारत में लौह इस्पात कारखाना सबसे पहले, ये तो देख रहे हैं 1874 में जो वर्तमान समय में भी है, पर ये 1874 से पहले जो निर्माण हुआ था फिर बंद हो गया।
तो भारत में सबसे पहली बार लौह इस्पात उद्योग जो खोली गई थी, समय था 1830 में। कब खोली गई थी? और वह तमिलनाडु। कहाँ खोली थी? कहाँ पर? जगह जो था पोर्टो नोवा। क्या बोलते हैं? तो देश में पहली बार, चाहे देश की आज़ादी के पहले कहे तब और चाहे देश की आज़ादी के बाद कहे तब, कोई पूछे कि देश में सबसे पहली बार लौह इस्पात उद्योग कब खोली गई है, तो वह कब खोली गई? 1830 में। कहाँ पर खोली गई है? तो तमिलनाडु में। जगह कौन सा है? तो पोर्टो नोवा। कौन सी है? पोर्टो नोवा में नामक स्थान पर स्थापित किया गया, परंतु प्रतिकूल परिस्थितियों और स्थानीय कारणों से इसे क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। कौन सा? कहाँ पे? पोर्टो नोवा जगह पर जो खोला गया था 1830 में। ठीक है, पहली बार ये पास पहुंच रहे हैं। अगर हम कर्नाटक के पास पहुंच रहे हैं, यहीं पर दिखाना चाहते हैं, जिसकी चर्चा करते, कौन सा है? पोर्टो नोवा है। क्या है? पोर्टो नोवा। कब? 1830 में। ठीक है, पहली बार उद्योग, और यह इसको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। अगला आते हैं, सबसे पहला कारखाना सन 1874 में कुल्टी में खोला जाता है। कहां पर खोला जाता है? और जिसको हम लोग जानते हैं BIC के नाम से। किसके नाम से? अर्थात बराकर लौह कंपनी बोलते। क्या बोलते हैं? अर्थात बराकर पास पहुंच रहे हैं, आयरन कंपनी के नाम से जानते हैं। वह पास कब? 1874 में। 30 वाला तो काम खत्म है। अब आस्थान आता है कब? 1874 का। बराकर लौह कंपनी के नाम से भी वह जाना जाता है। आते हैं जो 1889 ईस्वी में। कब बोल रहे हैं? इसको बंगाल लौह एवं इस्पात कंपनी के भी नाम में क्या कर दिया गया? परिवर्तित कर दिया गया। अर्थात बराकर लौह कंपनी अब बंगाल लौह एवं इस्पात कंपनी के नाम से जानने लगा। वह कब? 1889 में। ठीक है, पास पहुंच रहे हैं, यहां पास पहुंच रहे हैं। यहीं पर जो कंपनी जिसको हम लोग जानते हैं, कौन सी कंपनी? बंगाल लौह इस्पात। पहले जो बराकर लौह कंपनी जो बोल रहे थे, इसलिए बराकर लौह कंपनी बोल रहे थे कि जिस नदी के तट पर जो कंपनी थी वह नदी है बराकर रिवर। कौन सी रिवर है? और इसलिए उसको हम लोग बोलते थे कौन सा? BIC बराकर लौह कंपनी। पर अब हम लोग जानते हैं बंगाल लौह एवं इस्पात कंपनी के नाम से। ठीक है, ये पास पहुंच रहे हैं, ये सिंबल सब दिया गया है। यहाँ पर पास पहुंच रहे हैं, ये आयरन और अयस्क मिल रहे हैं। जहाँ पर स्टार वाले जो देख रहे हैं यहाँ पर भी मिल रहे हैं। ये सब जो देख रहे हैं कौन सा? आयरन और अयस्क मिल रहे हैं। ये वाले जो देख रहे हैं जहाँ से, उसको क्या मिल रहा है? कोयला मिल रहा है। कहाँ से ला रहा है? कोयला से। ठीक है, आते हैं यहीं पर पास पहुंच रहे हैं बर्नपुर अर्थात इसको कंपनी लिमिटेड। पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? इसको के बारे में। किसको पढ़ेंगे? इसको की बात करते हैं। इसकी स्थापना 1918 में होती है। कब होती है? यह पश्चिम बंगाल में। कहां पर? पश्चिम बंगाल की जो दामोदर नदी घाटी है वहीं पर हीरापुर, बाद में इसे बर्नपुर कहा गया, और नामक स्थान पर इसकी क्या की गई है? खोली गई है, जिसको हम लोग जानते हैं कौन सा? बर्नपुर इसको। ठीक है, बर्नपुर स्थान के पास। यहां पर 1922 ईस्वी में उत्पादन शुरू हुआ और आगे चलकर कुल्टी, पहले पढ़े थे पहली बार कुल्टी 1874 में, कुल्टी, बर्नपुर, हीरापुर, तीनों जो संयंत्र है, तीनों उद्योग जो है एक ही उद्योग बन गया और मिला दिया गया, मर्ज कर दिया गया, जिसको हम लोग जानते हैं इसको के नाम से। किसके नाम से? इसको के नाम से। किसके नाम से? इसको के नाम से। तो इसको जो कंपनी जो देख रहे हैं, इसको कंपनी में जो मिश्रित है कौन सी है? कुल्टी है, बर्नपुर है और हीरापुर। हम ऐसे भी जब पढ़ाए थे, यहाँ पर भी बताए थे, समझना बारीकी से है। यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल के 3 कंपनी, एक कुल्टी है, ठीक है, एक हीरापुर है और एक बर्नपुर है। तीनों कंपनी है देश की आज़ादी से पहले। अब ये इन तीनों को क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। पश्चिम बंगाल वाले जो तीनों कंपनी हैं, तीनों को मर्ज करके इसका नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया गया? इसको रख दिया गया। क्या रख दिया गया? इसको कंपनी नाम रख दिया गया। क्या इसको समझने में किसी को दिक्कत है? चलो कब? 1922 ईस्वी में। कब किया था मर्ज? 1900। तीनों कंपनियों को मर्ज कर दिया गया था 1922 ईस्वी में, और तब नाम पड़े, क्या नाम पड़ गया? इसको। अगला जो हम लोग कंपनी पढ़ने वाले हैं, लौह इस्पात कंपनी के पास पहुंच रहे हैं, जिसको हम लोग पढ़े कौन सा?
टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी पढ़ेंगे, जिसको हम लोग पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, टिस्को के बारे में। इसको तो खत्म है पश्चिम बंगाल में। अब हम लोग पढ़ेंगे किसका, टिस्का। टिस्को की बात करते हैं, टिस्को तो जमशेद जी नौसरवान जी टाटा के द्वारा वह पहली बार खोला गया भारत में। कौन सा, टिस्को, क्या बोल रहे हैं, टिस्को। उद्योग का पितामह भी कहा जाता है कि भारत में पहली बार जो खोल रहे हैं कौन, वह जमशेद जी टाटा, इसलिए इसको उद्योग का पितामह भी कहते हैं। किसको कहते हैं, जमशेद जी टाटा को कह रहे हैं, ठीक है। यही है, ये पास पहुंच रहे पितामह कहते हैं। अगर जन्म के पास पहुंच रहे 3 मार्च 1839 ईस्वी को, ठीक है, यही है जमशेद जी टाटा। तो उद्योग का पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ एन इंडियन इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है किसको, जमशेद जी टाटा को। उन्होंने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की, कहाँ पर, जमशेदपुर में। जमशेदपुर नामक शहर में स्थापना करती है। अब इसका नाम जो है, इसका नाम पड़ गया, वो पास पहुंचे कौन सा, टाटा स्टील हो गया। क्या हो गया, टाटा स्टील। आगे बढ़े। अब टिस्को की बात करते हैं तो देखो, अब उद्योग है लौह इस्पात उद्योग, उसको जरूरत पड़ेगी मैग्नीज का। साथ साथ पास पहुंच रहे हैं, ये स्टार वाले सिंबल जो देख रहे हैं, यह इस्पात संयंत्र है। ये पास पहुंचे, चूना पत्थर आवश्यकता चाहिए, लौह अयस्क चाहिए। ये वाले जो लाइन जो देख रहे हैं, अर्थात ये कोयला चाहिए। तो टिस्को की जो कोयला आता है वह लाता कहाँ से लाता है, झरिया से लाता है। कहाँ से लाता है, झरिया से। और माल, कच्चे माल जो विनिर्माण उद्योग मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, नए वस्तु का निर्माण हो रहा है, उसको व्यापार करने के लिए उसकी ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होगी। और ट्रांसपोर्ट के लिए ये जो लाइन है, यह क्या है, हमारा रेलवे लाइन है। क्या है, रेलवे लाइन है। ये सारे चीज जो देख रहे हैं, देखो यहाँ पर पन पोस्ट जो देख रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे लौह अयस्क मिलते हैं, ठीक है। मैग्नीज के पास पहुंच रहे हैं, जहां पर स्टार वाले तुमको दिखाई दे रहा है, वो सब मिलेगा यहाँ पर। क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, मैग्नीज मिल रहा है, ठीक है। ये सारे जो मैग्नीज हो गया, कोयला हो गया, ये सारे जाते कहाँ पर, जमशेदपुर में। कहाँ जाते हैं, जमशेदपुर। इसी जमशेदपुर में क्या है, टिस्को है। क्या बोलते हैं, टिस्को। टिस्को की गणना देश के सबसे बड़े इस्पात कारखानों के रूप में जानी जाती है। और भारत में सबसे बड़ा सा लौह इस्पात उद्योग जो देखा जाए वह कौन सा है, टिस्को है। कौन है, टिस्को। हम लोगों ने टिस्को के बारे में पढ़ा है, टाटा लौह इस्पात के बारे में पढ़ा है, वह कहाँ पर है, झारखंड में। कहाँ पर है, झारखंड में। और दूसरे नंबर के पास पहुंच रहे हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं इसको। क्या बोलते हैं, इसको। भारतीय लौह और इस्पात संयंत्र के पास पहुंच रहे हैं, वह कहां पर, बर्नपुर। और राज्य की चर्चा करते कहां पर है, पश्चिम बंगाल में। दो हमने लौह इस्पात उद्योग पढ़ लिया। एक पास पहुंच रहे कौन सा, टिस्को, और पास पहुंच रहे हैं इसको। टिस्को कहां पर, जमशेदपुर में। इसको के पास पहुंच रहे कहां पर, बर्नपुर, पश्चिम बंगाल में। भले पश्चिम बंगाल में पहली बार उद्योग खोली गई है, पर भारत में सबसे बड़ी सी लौह इस्पात उद्योग देखते हैं, संयंत्र जो है वो कौन सा हो गया है, टिस्को हो गया। दूसरा स्थान है किसका, इसको का। अब तीसरे स्थान के पास पहुंच रहे हैं, वो हमारा विश्वेश्वरैया लौह इस्पात संयंत्र है, VISL है, ठीक है। वह पास पहुंच रहे कौन सा, विश्वेश्वरैया लौह इस्पात। और यह नदी के तट के पास पहुंच रहे हैं, तो भद्रावती नदी पर है। और पास पहुंच रहे, अगर क्षेत्र भी देखा जाए तो भद्रावती क्षेत्र में है। और राज्य की बात किया जाए तो कर्नाटक राज्य में। कौन सा, विश्वेश्वरैया लौह इस्पात संयंत्र। लौह इस्पात उद्योग में चौथे नंबर में देखेंगे भिलाई लौह इस्पात उद्योग के पास पहुंच रहे हैं। यह जो बनाया गया था भिलाई लौह एवं इस्पात संयंत्र, यह रूस की सहायता से, किसका, किसकी सहायता से, रूस की सहायता से। और यह जो क्षेत्र है भिलाई क्षेत्र में, किस क्षेत्र में है, और जो राज्य है वह पास पहुंच रहे कहां पर, छत्तीसगढ़ में। कहां पर है, छत्तीसगढ़। तो इसको कहां पर है, पश्चिम बंगाल के बर्नपुर। टिस्को कहां पर है, झारखंड के बर्नपुर, जमशेदपुर में। और पास पहुंच रहे हैं तीसरे नंबर में भिलाई लौह इस्पात संयंत्र, वह कहां पर है, किस क्षेत्र में, वह किसकी मदद से बनाया गया था, किसकी मदद से, रूस की मदद से। भिलाई बनाया गया था किससे, ये भिलाई के पास रूस के आदमी देखना, वो बिलाई लिख रहा था, पूरा भूरा 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 रहता ना था, बिलाई जैसा। वो पास पहुंच रहे, तो भिलाई जो मदद से बनाया गया था किससे, रूस से। किससे, रूस से। चलो
5वें नंबर के पास पहुंच रहे हैं राउरकेला। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? राउरकेला। तुम जब जर्मनी को देखोगे, जब यूरोप की तरफ बढ़ेंगे तो जर्मनी का आकार आकृति देखना, वो पास पहुंचे इटली जर्मनी के जब देखोगे तो उसकी आकृति केला रहता है ना। तो राउरकेला, राउरकेला लौह इस्पात कारखाना जो देख रहे हैं वो जो मदद से बना गया, किसके मदद से? जर्मनी के मदद से। किसके मदद से? जर्मनी। और राउरकेला जो कंपनी जो देख रहे हैं वह किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में है? उड़ीसा में। किस क्षेत्र में? तो राउरकेला क्षेत्र में। किस क्षेत्र में है? अगले पश्चिम बंगाल का अगला सा लौह इस्पात कारखाना के पास पहुंच रहे हैं, वह कारखाना है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। ठीक है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के पास पहुंच रहे हैं तो वह बनाया गया था ब्रिटेन की मदद से। किसकी मदद से? पर जगह के पास पहुंच रहे हैं दुर्गापुर। कहां पर? राज्य के पास पहुंच रहे हैं पश्चिम बंगाल। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। अगला जो देख रहे हैं बोकारो। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोकारो। ठीक है, बिलाई भी पड़े कहां से? रूस से। बोका के पास पहुंच रहे हैं बोकारो, उजला उजला वही ना, बोका भी उजले उजले रहता है ना। बोकारो, बोकारो भी बना हुआ किससे बना हुआ है? रूस से। बिलाई बोका ध्यान रखना, बिलाई से भिलाई। ठीक है, और पास पहुंच रहे बोका से बोकारो ना। क्या दोनों के दोनों जो बनाया गया किससे? रूस से है। और अगर देखा जाए बोकारो कंपनी कहां पर है तो बोकारो में है, और राज्य के पास पहुंचे किस राज्य में है? झारखंड राज्य में। किस राज्य में है? झारखंड राज्य में। और अगला जो तमिलनाडु की तरफ बढ़ते हैं तो तमिलनाडु में जो है वह सेलम इस्पात संयंत्र है। कहां पर है? तमिलनाडु में। और क्षेत्र के पास पहुंचे कहां पर? सेलम। तो कोई पूछे बोकारो लौह इस्पात कारखाना किस राज्य में है तो किस राज्य में हो जाएगा? भिलाई, टिस्को, इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, जर्मनी की सहायता से कौन सी कंपनी बनाई गई है? कौन सा? और पास पहुंच रहे हैं रूस की सहायता से दो दो कंपनी, बिलाई, बिलाई बोका बोल देगा उसे भी पता चल जाएगा ना। बिलाई से भिलाई और बोका से पास पहुंचे कौन सा? बोकारो। क्या याद रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है? आगे बढ़े। इतनी सारी कंपनी जो हम लोग पढ़े हैं जिसकी चर्चा करते कौन कौन सा? लौह इस्पात उद्योग का। ठीक है, अगला जो देख रहे हैं यहाँ पर 9 कंपनी के हम लोगों ने लगभग कितना है? 8 कंपनी को देखे हैं लौह इस्पात कंपनी। हम लोगों ने बोला है कि 2 तो पढ़ चुका हुआ है। अगला जो देख रहे हैं कौन सा? विश्वविरैया लौह इस्पात कंपनी। अच्छा, विश्वविरैया जो देख रहे हैं किस क्षेत्र में है? किस नदी के तट पर है? किस राज्य में है? अब तो ध्यान में हो गया है कि भद्रावती कहां पर है। आगे बढ़ते हैं। ये जो देख रहे हैं हम बताए भी थे, यहां पर देखो, यहां पर ये विश्वविरैया है। ध्यान पर आया? ये विश्वविरैया हम बोले हैं कि गोवा से लेकर, यहां पर गोवा दिखाई दे रहा है, मध्य प्रदेश की एरिया जो देख रहे हैं लौह अयस्क के खनिज के भंडार मिलते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे भंडार जो देख रहे हैं गोवा से लेकर कहां तक? मध्य प्रदेश तक। बात करते हैं गोवा एवं मध्य प्रदेश जो देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में स्थित उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क मिलते हैं। उत्तम श्रेणी का लौह अयस्क कहां से कहां तक? निक्षेपों की निकटता के साथ ही इस्पात निर्यात के लिए बंदरगाह भी उपलब्ध है। गोवा से हम बोले भी, गोवा से जाती कहां? जापान जाती। कहां जाती है? जापान। पास पहुंच बंदरगाहों की उपस्थिति तथा विनिर्माण हेतु उसी क्षेत्र में लौह की खपत, पश्चिमी तट के निकट लौह संयंत्रों की स्थापना मुख्य कारण बना हुआ कि यहाँ पर क्या है? उच्च कोटि के लौह अयस्क क्षेत्र पाए जाते हैं। कहाँ से? गोवा से, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। यहाँ तो कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। ये पास पहुंच रहे हैं, यहीं पर विश्वविरैया है। ये सारे वहां पर देखना है कहाँ कहाँ से कौन सी आती है। यहाँ पर देखना मैग्नीज वाले स्टार है, ये स्टार लौह इस्पात संयंत्र है ना। क्या अगला जो देख रहे हैं ये चूना पत्थर है, लौह अयस्क के कोयला प्राप्त होती है। ये पास पहुंच रहे हैं रेलवे लाइन है। इसका मतलब है कि ये जो दिखाई दे रहा है ये रेलवे लाइन गया हुआ है तुमकुर, ये सिमोगा, अर्थात सिमोगा इसलिए यहाँ पर रेलवे लाइन गया है कि यहाँ पे जो गरसोपा जो जल प्रपात जो देखते हैं, ये यहाँ से कहने का मतलब है कोयला मिलता होगा। देख दे रहे हैं, भादरा से वहां से भी कोयला मिलता होगा, चिकमंगलुरु से भी कोयला मिला होगा। यहाँ पर ये डैश डैश जो देख रहे हैं यहाँ पर भी लौह अयस्क है। बाबा बुदन की पहाड़ी हम लोग पढ़े थे, बाबा बुदन की पहाड़ी से भी जाता कहाँ जाता है? विश्वविरैया लौह इस्पात में।
आगे बढ़े। ये सारे नदी है, इन नदियों का उपयोग लेता है, कौन लेता है? भाद्रावती अर्थात विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कंपनी। ठीक है। अगला हम लोग टाटा लौह इस्पात भी पढ़े हैं, पहला नंबर। इसमें जब आते हैं तो लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ से लौह अयस्क लाता है? तो यह लाता है उड़ीसा के जो गुरु मिसानी है वहां से लौह अयस्क लाता है, साथ मयूरभंज से। फिर पास पहुंचे रहे नोआमंडी खानों से, वह क्या लाता है? लौह अयस्क लाता है। कोयला कहां से लाता है? टिस्को, तो कोयला झड़िया के खानों से। कहां से लाता है? और यह टिस्को अपना व्यापार करने कहां जाता है? परिवहन ट्रांसपोर्ट कहां ले जाता है? तो वो कहां पर? कोलकाता ले जाता है। कहां लेता है? कोलकाता। दूसरा नंबर में पढ़े हैं, वह पास पहुंच रहे हैं इसको। क्या पढ़े हैं? इसको। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ भी टिस्को लिख दिया गया है, यहाँ पर इसको कर लेना है। भारतीय लौह एवं इस्पात संयंत्र जो देख रहे हैं बर्नपुर पश्चिम बंगाल में, ये कहां से लाती है लौह अयस्क? यह लौह अयस्क लाती छोटा नागपुर के पठार से, साथ साथ उड़ीसा के क्योंझर से लाती है। और कोयला कहां से लाती है? तो झड़िया और रानीगंज से लाती है। ठीक है। तो क्वेश्चन आते हैं, इसको जो है अपना कोयला कहां से लाती है? निम्नलिखित ऑप्शन को पहचाने, और उन ऑप्शनों में रहेगा झरिया रहेगा, आना तो क्या रहेगा? रानीगंज रहेगा। तो थोड़ी सी इन पर ध्यान में रखना है। और अपना व्यापार करने जाता कहां की तरफ? कोयला की तरफ। तीसरे नंबर में हम लोग पढ़े हैं विश्वेश्वरैया। क्या पढ़े हैं? विश्वेश्वरैया लौह इस्पात संयंत्र। और यह विश्वेश्वरैया की बात करते हैं तो यह अपना जो लौह अयस्क क्षेत्र लाता है, हम दिखाए भी थे बाबा बुदन की पहाड़ी से। और जो कोयले के रूप में जब आते हैं तो विशेषकर वहाँ पर पश्चिमी तट पर जो जंगले हैं, नीलगिरी के पहाड़ी जो देख रहे हैं, वहाँ पर जो पर्वते के पास जो जंगले हैं, उनसे वनों की लकड़ी के द्वारा और पश्चिमी घाट से प्राप्त जल विद्युत से अपना क्या करता है? ऊर्जा प्राप्त करता है। और व्यापार के लिए कहाँ जाता है? तो व्यापार के लिए दक्षिण भारत जाती है। कहाँ जाती है? ठीक है। अब पास पहुंच रहे हैं तीसरे नंबर में, जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र। तुमको भिलाई की बात करता है, तुरंत तुमको याद आ गया कि इसके मदद से बना होगा। किसके मदद से? रूस के मदद से। ये तीसरे नंबर भिलाई जो देख रहे हैं, यह लौह अयस्क लाता होगा डली राजाहरा से। कहां से लाता है? और बड़े भिलाई की खासियत, अच्छा किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। कहां पड़ा है? छत्तीसगढ़ में। और उत्तम कोयला जो देख रहे हैं लाता कहां से? झड़िया से, बोकारो से। और पास में विद्युत कोरबा कहने का तापीय संयंत्र भी बना है, कोरबा नदी से आधारित विद्युत कोरबा तापीय केंद्र से भी अपना क्या करता है? ऊर्जा प्राप्त करता है। परंतु व्यापार के लिए यह दक्षिण भारत जाता है, मुंबई जाता है, कोलकाता जाता है, मद्रास जाता है, दिल्ली जाता है। वो कौन जाता है? भिलाई लौह इस्पात उद्योग से विनिर्माण हुए वस्तु जाता है। क्या भिलाई इस्पात कह रहे हैं? यहां तक समझो, किसको दिक्कत है? हम लोगों ने टाटा को पढ़ा, टिस्को पढ़ा, इसको पढ़ा, विश्वेश्वरैया पढ़ा, भिलाई पढ़ा। अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले किसके बारे में? राउरकेला। किसके बारे में पढ़ेंगे? राउरकेला। चलो अब एक और पढ़ रहे हैं जिसकी पास पहुंच रहे चौथे नंबर में, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। ठीक है। ये भी कहां पर है? पश्चिम बंगाल में, दुर्गापुर में। यह कहां से लाता है लौह अयस्क? तो यह लाता है छोटा नागपुर के पठार से और उड़ीसा से। क्योंकि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जितने भी लौह इस्पात उद्योग है, चाहे उसकी लौह अयस्क हो तब और चाहे कोयला हो तब, यह आश्रित है झारखंड से। ठीक है। छोटा नागपुर की पठार से पास पहुंच रहे हैं। यह कोयले कहां से लाता है? तो बराबर वह झड़िया क्षेत्रों से लाता है। वह तापीय केंद्र भी निर्माण किया हुआ, व्यापार अपना कहां कर लेता है? कोलकाता से कर लेता है। चौथे नंबर में राउरकेला इस्पात संयंत्र के पास पहुंच रही है। कहां पर है? उड़ीसा से लौह अयस्क लाता है, क्योंझर से लाता है। और कोयले के पास पहुंच झड़िया, तलचर खानों से और हीराकुंड जल विद्युत परियोजना का भी क्या करता है? उपयोग करता है। और अपना व्यापार चेन्नई, मुंबई और विशाखापट्टनम में क्या करता है? व्यापार करता है। अगला आते हैं सातवें नंबर में, बोकारो इस्पात संयंत्र, अर्थात कहां पे? झारखंड में। पास पहुंच रहे, बोकारो के पास पहुंच रहे। यह लौह अयस्क लाता कहां से है? उड़ीसा से है। स्थानीय कोयले का प्रयोग करता है, झड़िया से लाता है, कर्णपुरा से लाता है। और पास पहुंचे अपना व्यापार जो करता है कहां पर करता है? तो हम लोगों ने भिलाई इस्पात संयंत्र भी पढ़ा है। भिलाई इस्पात संयंत्र कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। और अपना व्यापार जो करता कहां पर? कोलकाता। और यह जो लाता है लौह अयस्क के पास पहुंच रहे कहां से? कोरबा से। और कोयला भी लाता है, कहां से लाता है? कोरबा से। बिलासपुर यह पास पहुंच लौह अयस्क लाता कहां से? बालाघाट से भी लाता है। डली राजाहरा जो देख रहे हैं, डली राजाहरा से भी अपना क्या लाता है? पास पहुंच रहे हैं, वो लौह अयस्क लाता है। आगे बढ़े। अगला पास पहुंच रहे हैं दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। ठीक है। दुर्गापुर कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। पास पहुंच रही, यह लाता कहां से? झरिया से। वह किस नदी पर है? दामोदर नदी पर। कहां पर है?
नाव मुंडी हम लोग पढ़े हैं, किरीबुरु, फिर पास में बोनायुडू, वीर मित्रापुर, पास पहुंच रहे कुल्ले शिला, ये पास पहुंच रहे गृह मिसानी, कुटुपीठ, यहाँ से सब ये क्या लेते हैं, लौह अयस्क लाता है। हम लोग पढ़ लिए किसके बारे में, दुर्गापुर को भी। अगला जो देख रहे हैं राउल केला इस्पात, ठीक है। राउल केला किस राज्य में है, उड़ीसा में। कहाँ पर है, उड़ीसा में। और यह तापीय विद्युत के रूप में जो उपयोग करता है किस बांध का, हीराकुंड बांध का। नदी भी है कौन सी, ब्राह्मणी नदी का। और पास पहुंच रहे हैं मंदिरा बांध भी है, वहां से बरमित्रा से कहने का मतलब है कि मैग्नीज उग्नीज लाता है। राउल किला जो देख रहे हैं पास पहुंच रहे, यही लौह इस्पात उद्योग कहां पर, उड़ीसा में। क्या यहां तक समझने में किसको दिक्कत है? अगला पास पहुंच रहे हैं बोकारो इस्पात संयंत्र। बोकारो कहां पर है, अच्छा, जर्मनी की सहायता से कौन सा लौह इस्पात उद्योग बनाया गया है, राउल किला। कौन किया गया है, और पास पहुंच रहे हैं रूस की सहायता से, हो गए। चलो अब ब्रिटेन की सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से, ठीक है। चलो ये बोकारो लौह इस्पात उद्योग है, वह पास में लाता कहां से, गुरुमिसानी पढ़े हैं, बादाम पहाड़ पढ़े हैं, बारमित्रा जो देख रहे हैं यहाँ से सभी लौह अयस्क लाते, किसके लिए, बोकारो के लिए। किसके लिए, बोकारो के लिए। अगला पास पहुंच रहे, इन सारी चीजों को पढ़ना है। कुछ और भी है, पारादीप इस्पात संयंत्र भी है, कहां पर, उड़ीसा में है। विजयनगर इस्पात संयंत्र कहां पर, बाबा बुदन की पहाड़ी से लाता है। पास पहुंच रहे विशाखापट्टनम इस्पात तो पढ़े ही है, कहां पर है, विशाखापट्टनम कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। इन उद्योगों को भी पढ़ना है। ये 1, 2, 3 यहाँ पर जो दिए गए, जो हम लोग पीछे पढ़ रहे थे, तो इसमें देखना है कि जैसे टिस्को पढ़े थे, इसको पढ़े थे, छोड़ दिए थे, उसमें कहाँ का निर्मित है, तो यह निजी क्षेत्रों का, किसका है, निजी क्षेत्र। दूसरे में नंबर में जो इसको पढ़े थे वह सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कारखाना है, ठीक है। और पास पहुंच रहे हैं रूस के सहयोग से बनाया गया था, कौन सा, कौन बनाया था, भिलाई और बोकारो, ठीक है। इन पीडीएफओ को थोड़ी सी लिखना है, समझना है, बारीकी से पढ़ना है। आते हैं भारत के निर्माण अधीन इस्पात संयंत्र। कुछ ऐसे भी लौह इस्पात उद्योग है जो अभी निर्माण अधीन है, अर्थात वह क्या कर रहा है, बन रहा है, तैयार हो रहा है। जैसे पुहांग स्टील कंपनी अर्थात पोस्को की मदद से बना, कहां पर, यह दक्षिण कोरिया। यह इसकी दक्षिण कोरिया की मदद से बन रहा है, कहां पर, पारादीप। पारादीप कहां पर है, उड़ीसा में। फिर पास बीजा स्टील लिमिटेड के पास पहुंच रहे हैं, वह पास पहुंच रहे किलिंगर, वह पास पहुंच कहां पर, उड़ीसा में। आर्सेलर मित्तल स्टील कंपनी के मदद से बन रहा है, वह पाटन क्योंझर कहां पर, उड़ीसा में। जिंदल स्टील कंपनी, जिंदल का कहने का मतलब लोहा मिल रहा है, ठीक है ना, आयरन मिलता है, जिंदल कंपनी नाम सुना होगा। ये पास पहुंच रहे हैं अंगुल, कहां पर, उड़ीसा में। जिंदल समूह भी बन रहा है विजयनगर, पास पे कहां पर, कर्नाटक में। आते हैं विश्व का सबसे बड़ा इस्पात कंपनी जो बनने जा रहा है, विश्व का सबसे बड़ा जो बन जाएगा, ए नंबर के पास पहुंच रहे, कौन सा, यह आर्सेल मित्तल स्टील कंपनी। बी नंबर के पास में विश्व का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र स्थापित करने की घोषणा 2011 में की गई है, किसका, यह जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड। थोड़ी सी इसको भी क्या करना है, ध्यान रखना है। आगे बढ़े। क्या यहां तक लौह इस्पात उद्योग इंडस्ट्रीज पढ़े हैं, उनके वर्गीकरण पढ़े हैं, क्या यहां तक समझने में किसी को दिक्कत हो रहा है? चलो अब तो ये जो उद्योग इंडस्ट्रीज जो देख रहे हैं, उद्योग जो पढ़े हैं, तो विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं उसकी परिभाषा पढ़े हैं, साथ साथ विनिर्माण उद्योग के प्रकार भी पढ़े हैं 5 प्रकार से। उसमें हम लोग कृषि पास पहुंच रहे हैं, आधारित पढ़े हैं, और साथ साथ पढ़े हैं कौन सा, खनिज पर आधारित। इसमें हम लौह इस्पात उद्योग पढ़े हैं। अर्थात ये जो उद्योग जो पढ़े हैं बेसिक क्लास कंसेप्ट के आधार पर हैं। इन पे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आगामी एग्जाम के, चाहे जो भी एग्जाम हो, यूपीपीसीएस हो, पास पहुंच रहे हैं, बीपीएससी हो, सीजे जो भी है, इन सारे एग्जाम से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, चलो उन प्रश्नों को अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है, देख लो यहाँ पर लाए भी हैं, वहीं से क्वेश्चन लाए हैं जो पूछा हुआ प्रश्न, ये 1990 का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रश्न है यूपीपीसीएस एग्जाम के है। पहला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है क्रोमियम और निकेल, बी नंबर में निकेल व तांबा, सी नंबर में क्रोमियम और ग्रेफाइट, और डी नंबर में बेंजीन व एसीटीन। हम लोग बताए भी थे कि स्टेनलेस स्टील के लिए जरूरत पड़ती है किसका, क्रोमियम और निकेल का।
और आवश्यकता पड़ती है लोहा का, उसमें कार्बन की भी पाउडर मिलाते हैं। ठीक है, ये बनते हैं, क्या बनते, किसे बनते हैं, क्रोमियम और निकेल सा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलो दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। यह प्रश्न है, यह एमपीपीसीएस का एग्जाम है, वह है 2008 का है। साथ साथ 38वीं बीपीएससी 1992 का भी क्वेश्चन, देखो कैसे क्वेश्चन से रिपीट कर रहा है। ठीक है, इन क्वेश्चन के पास पहुंच रहे। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, लोहा और तांबा बी नंबर में, लोहा और जास्ता, और सी नंबर लोहा और क्रोमियम, निकेल को उड़ा दिया गया है ना। डी नंबर के पास पहुंच रहे लोहा और ग्रेफाइट का, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर लोहा और क्रोमियम का। चलो पास पहुंच रहे तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है धाबा रहित स्टील बनाने में, स्टेनलेस स्टील बनाने में, और यह प्रश्न जो है 2006 का है। फिर से यह यूपीपीसीएस एग्जाम के है, और इतना ही नहीं 2006 के अलावा क्वेश्चन डबल रिपीट हो रहा है। यह पूछा गया था 1997 में भी। ये जरूरी नहीं है कि 1997 में पूछा गया तो 2006 में नहीं पूछेगा, ये जरूरी नहीं है कि 2026 में नहीं पूछेगा। 25 तक उम्र गुजर बसर कट गया है, 25 तो कोई एग्जाम दिया नहीं, आ दिया तो हुआ नहीं हो गया है। अब ये उम्मीद रखो कि 2026 में यह जरूरी होगा, हो सके कहीं यही क्वेश्चन उठ गया। जब 1997 के बाद 2006 में आ सकता है, तो 2006 के बाद 2026 में काहे नहीं आ सकता है, आ सकता है। तो प्रश्न है धाबा रहित स्टील बनाने में लौह के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। देखो एल्युमिनियम, क्रोमियम, टीन, कार्बन। अब बच्चे निकेल खोजेंगे, लोहा खोजेंगे, नहीं हो जाएगा, नहीं मिल रहा, पर है तो क्रोमियम। आ जाएंगे किसकी, आप मार देंगे क्रोमियम का, ऑप्शन नंबर बी। क्या इन प्रश्नों को अब हल करने में सरल लग रहा है, लग रहा है। ये पास पहुंच रहे यूपीपीसीएस का एग्जाम। इतना ही नहीं, एक और भी एग्जाम देंगे, ये तो आगे है। आगे चलो चौथे प्रश्न की पढ़ते हैं, ये ढेर क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इनका जवाब तुम लोग देना है और यूट्यूब वाले कमेंट बॉक्स में देना है। आते हैं भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र। पहले इतना ढेरक पढ़ने के लिए हम बता देते हैं कि यह 47वीं बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया, प्री एग्जाम में है। यह कब का है, 2005 का है। प्रश्न है भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अव्यवस्थित स्थित्यांतरण का प्रमुख कारण क्या है। देखो कितनी लंबी बात को कैसे उठाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन है, सीधा सा बात क्वेश्चन कर देता कि अच्छा सा उच्च कोटि का लौह अयस्क का क्षेत्र कहाँ है। ने? बच्चे पढ़े थे, हमसे ही पढ़े थे, हम भी पढ़े थे ना, हो गया 2005 की बात है। तुरंत मारते वह पास पहुंच रहे। आ कौन सा जाता, गोवा से मध्य प्रदेश। फिर भी नहीं देना है। तुम जो बैठे हुए हो वह पीसीएस के एग्जाम में बैठे हुए हो, इससे डीएम कलेक्टर बनोगे ना, हो जाएगा वीडियो सीडीओ बनोगे, और तुमको ऐसे सरल कैसे पूछ दिया जाएगा। तो जटिल तुमको पढ़ना भी है, क्योंकि जटिल क्वेश्चन करना है। तो जटिल पढ़ने के लिए सरल तरीका से क्या पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ जाएगा। अब ऑप्शन है पश्चिमी तट क्षेत्र से अधिक नाभिकीय ऊर्जा जनन है। बी नंबर में गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। गोवा वाला पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, सुविधाजनक है। स्पष्ट बात में लिख देता, इतना क्या जरूरत है इतना ढेर करने का। सी नंबर में पश्चिमी तटीय क्षेत्र से, दीदी पैर सही से रखा, ठीक है, झुलुआ सब झुलुआ बाद में सुना, पहले एग्जाम में तो झुलवे करवा, इहो झूला। सी नंबर में पश्चिमी तटीय क्षेत्र से भारतीय लौह अयस्क की अंतर्राष्ट्रीय मांग में कमी। डी नंबर में स्पंज लौह तकनीकी का अपनाना। देख रहे बीपीएससी की एग्जाम है, सीधा साथ ही इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, चौथे नंबर प्रश्न को हम लोगों ने पढ़ लिया है, विषय से विषयांतर जाते रहना है। अगला आते हैं, पांचवें नंबर प्रश्न है, अच्छे बच्चे क्या होते हैं कि प्रश्न नहीं देखते हैं। हाँ, अच्छे बच्चे ये आंसर देखते हैं, और आंसर नंबर सी, सर जी पढ़िए ना, हम बता देंगे, सी नहीं हो गया है। चलो भारत में
भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग की निम्नलिखित में से किससे आयात की अपेक्षा होती है? उद्योग चलाने के लिए सबसे जरूरत पड़ेगी किसकी? कोयला की, कुकिंग का। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी नंबर। ये आईएएस एग्जाम 2015 की है ना। हाँ, बन जाओगे, ऐसे ही पढ़ो बन जाओगे ना, हो जाएगा। आंसर देखोगे तो पढ़ोगे नहीं, एकदम पढ़ोगे। आते हैं छठे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। किसके पास स्थानीय उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन के पास पहुंच रहे टिस्को, वो तो अपने छोटा नागपुर के पठार में बैठल है। फिर पास पहुंच रहे भद्रावती, फिर पास पहुंच रहे एससीएल दुर्गापुर का, भिलाई का। ये सारे के सारे तो छोटा नागपुर के पठार से उपयोग कर लेते हैं। ये बेचारे कहां से लाएंगे भद्रावती? ये तो हम लोग बोले नीलगिरी के लकड़ी से प्राप्त करता है, नीलगिरी के पहाड़ी के जंगलों से प्राप्त करता है। सोचो, हम जिस समय पढ़ाए थे इसका विषय से विषयांतर हम पहले ही पढ़ा दिए हैं, डिप्ली किए थे ना। ये भी बोले थे कि अगर उससे पेट नहीं भरता है जंगल को लकड़ियों से, तो भाद्रावती के नदी के तट पर उन्होंने पास पहुंच रहे हैं जल विद्युत परियोजना बनाई है, या बगल में ही उसके समुद्र तट भी है, पश्चिमी तट है, वहां से भी निर्माण कर सकता है। तो ये पास पहुंच रहे हैं, वह कौन सी हो जाएगा? भद्रावती। क्या बोलते हैं? भद्रावती। देखो कितनी इंटरनली क्वेश्चन है। ठीक है, और यह पूछा गया है 1996 में, वह आईएएस एग्जाम में ना हो गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सब तुम्हारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कोई ऐसे इधर उधर उठा के नहीं लाया है। 7वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर न होकर दोनों के लगभग मध्य स्थित है? दोनों, लोहा और कोयला दोनों है। ऑप्शन के पास पहुंच रहे जमशेदपुर, भद्रावती, दुर्गापुर, बोकारो। ऐसे ही नंबर 1 नहीं बन गया है टिस्को। अरे तुम धनिक कब हो गए? तुम्हारे पास सारा संसाधन तुम्हारे बगल में उपलब्ध होगा ना, हो जाएगा। तुम्हारा मोबाइल कब चलेगा? जो तुम्हारे पास टावरे के घर, तुम्हारा घर के छत के ऊपर टावरे होगा ना, हो जाएगा। पूरा एकदम धक धक पकड़ेगा। ऐसे ही पास पहुंच रहे हैं कि ये जो जमशेदपुर जो देख रहे हैं, यहाँ पर लोहा के अयस्क भी बहुत ज्यादा है और कोयला के भी खान अधिक है, इसलिए पास पहुंचे। इसका कौन सा हो जाएगा? जमशेदपुर हो जाएगा। और यह पीसीएस एग्जाम छत्तीसगढ़ में पूछा गया है। ठीक है, जो वीडियो सीओ जो बनेंगे, यह पास पहुंच रहे हैं 2018 के क्वेश्चन है। ठीक है, अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का। यह पास पहुंच रहे टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? देखो, अब दरभंगा के ना, क्या है, टाटानगर के, पटना के, धनबाद के, अपना गांव बढ़ावा के ना, हो गया है। तो कौन सा नजदीक हो जाएगा? टाटानगर। समझ में आ रहा है? झारखंड। और देखिए यह 2 बार रिपीट किया है, एक बार नहीं। इसी क्वेश्चन को 2 बार रिपीट किया है। एक पास पहुंच 53वीं बीपीएससी पूछा गया है, और फिर पास पहुंच रहे 55वीं में। और इतना ही नहीं, यह पास पहुंच रहे हैं यह कब? 2011 में क्वेश्चन है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि 2031 में नहीं पूछा, सॉरी पास पहुंच रहे हैं 2031 में नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। इन क्वेश्चनों को ध्यान, ये नहीं कि टिस्को पूछा जाएगा। ऐसे ही जो देखे, जैसे भाद्रावती पूछ देगा किस राज्य में, बगल में 2-4 को एग्जाम्पल दे देगा, दुर्गापुर दे देगा, 2-4 को एग्जाम्पल राज्य का नाम दे देगा। तो इन राज्यों को भी ध्यान रखना है। 8वें नंबर, क्या यहाँ तक जो हम लोग खनिज पर आधारित जो उद्योग पढ़े, लौह इस्पात उद्योग, समझने में कोई दिक्कत है? तो खनिज पर आधारित जो उद्योग जो अगली क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, वह बॉक्साइट अयस्क से हम लोग एल्युमिनियम उद्योग पढ़ेंगे। कब? अगली क्लास में। और अगली क्लास जो होगी हमारी विनिर्माण उद्योग की पार्ट 2 होगी। मिलेंगे अगली क्लास में। चाहते हैं लेना इजाजत। जय हिंद, जय भारत।